नाज़रीन, पहले ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। सीधा अपना सवाल लेते हैं पहला। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीसा बात कर रही हूँ। जी। बुखारी साहब, मेरा सवाल आपसे, दो सवाल हैं आपसे। बताइए। कि मैं बाय बर्थ ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैं पहले पाकिस्तान में ही रहती थी, लेकिन अब मैं कुछ सालों से यहाँ पे हूँ और मैंने यहाँ पे अपना घर भी ले लिया है और पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे रेंट पे कुछ प्रॉपर्टियाँ भी हैं मेरी। अब मैं चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि अब वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर आपकी, मैं काम नहीं करती, सिर्फ मेरी रेंटल इनकम है जो कि 18,600 से ज्यादा बनती है साल की, तो आप मुझे प्लीज ये बताइएगा कि मुझे अब अगर रेंटल इनकम हो तो उसमें मुझे फाइनेंशियली अपना प्रूफ करने के लिए मुझे कौन कौन से कागज देने पड़ेंगे। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे पहले 30 महीने के लिए गालबन वीजा लगता है, स्पाउस वीजा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन होती है 30 महीने की। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि मेरे वहाँ पे अभी हस्बैंड की अभी भी वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, तो उनको पाकिस्तान आना जाना पड़ा करेगा उसकी लुक आफ्टर के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो साल में कितने दिन यूके से बाहर रह पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि मैं क्योंकि ग्लासगो में रहती हूँ, अगर आपसे राब्ता करना हो इस सिलसिले में स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन के लिए, तो उसका क्या तरीका होगा? आपके पास आना पड़ेगा या यहाँ पे कोई आपका ऐसा नुमाइंदा है जिससे कि बात की जा सके? ओके जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपका मैं जवाब जो देना चाहता हूँ, जो आपने नुमाइंदा पूछा कि ग्लासगो में या स्कॉटलैंड में कोई नुमाइंदा है, तो वो भी मैं खुद ही हूँ जी। आप मुझे स्काइप पे भी रब्ता कर सकते हैं, फेस टाइम पे रब्ता कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। आप सिर्फ ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और आपसे स्काइप पे या उसके ऊपर भी, फेस टाइम पे भी बात हो सकती है। सो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। अब आते हैं आपके दूसरे सवालों के ऊपर। पहले आपने अपनी इनकम के बारे में पूछा कि आपकी इनकम 18,600 से ज़्यादा है, उसमें आपको क्या दिखाना पड़ेगा। एक तो चीज़ ये याद रखिए कि आपकी जो भी इनकम चलती है उसके ऊपर आपका टैक्स जाता है। आपके वो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो टैक्स रिटर्न्स आप जमा कराती हैं, आप कितनी देर से यहाँ पर हैं, उसको सबको देखना होगा। उन चीज़ों के ऊपर बात बनती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके अगर सब्सटैंशियल एसेट्स हैं, हो सकता है आपके पास एक सेविंग्स भी अपनी हो। अगर आपकी सेविंग्स 65,000 से ऊपर हैं और 6 मंथ से ज़्यादा आपके अकाउंट में पड़ी हुई हैं, तो आपको अपनी इनकम के साथ खपने की, उसके साथ और डॉक्यूमेंटेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपके पास इतनी सेविंग्स पड़ी हुई हैं जो कि आपको 65,000 से ऊपर ले जाती हैं, तो सिर्फ उसकी बेसिस पे आपके हस्बैंड अप्लाई कर सकते हैं और उनको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है उसके ऊपर। तीसरी बात आपने पूछी कि जी वो कितनी देर के लिए रुक सकते हैं अगर उनको 30 मंथ्स का वीज़ा मिलता है, यानी 2.5 ईयर्स का इनिशियल ग्रांट होता है, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। देखिए, वो जब भी आना जाना चाहें, उनके लिए पूरी खुली छुट्टी है, वो जब मर्जी आना जाना चाहें कर सकते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है, अगर वो ज़्यादा देर बाहर रुकते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर इंडेफिनिट लीव 5 साल के बाद, वो रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको टाइम शॉर्ट हो जाएगा। सो अगर फॉर एग्जांपल वो पहले साल यहाँ पर आते हैं, अपना वीज़ा वो एक तरह से एक्टिवेट करवा लेते हैं, उसके बाद वो वापस जाते हैं, 6 महीने पाकिस्तान में गुजारते हैं, फिर आ जाते हैं दोबारा, फिर 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, फिर चले जाते हैं, 4-5 महीने रहते हैं, तो उनकी जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा, एक्सटेंशन में तो कोई इशू नहीं है, वो आप उसी अपने स्पाउस वीज़ा की बेस पे उनकी एक्सटेंशन दोबारा हो जाएगी। जब पहले 5 साल कंप्लीट हो रहे होंगे, उस वक्त प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उनकी जो टाइम पीरियड है इंडेफिनिट लीव के लिए वो शॉर्ट पड़ जाएगा, तो आपको उस वक्त एक्सटेंशन करनी पड़ेगी और फिर उसमें जाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने सारी चीज़ को अवॉइड करना है, मैंने उनको रुकने ही नहीं देना इतनी देर से ज़्यादा बाहर कि उनको कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन लेनी पड़े, तो फिर आप एक जो रूल ऑफ थंब है वो याद रखिए कि आपने 3 महीने से ज़्यादा 1 साल में बाहर नहीं रहना। कोशिश करें, देखें इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कहीं पे आपको कानून में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो ये कहती है कि आप बाहर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। मेरे एक्सपीरियंस में, मैं जब से ये काम करता आया हूँ, मैंने हमेशा 3 मंथ्स का टारगेट रखा है और हमारे क्लाइंट्स हमेशा इसमें ठीक रहे हैं। अभी एक दोस्त ही है मेरा, उसने कुछ अरसा पहले अप्लाई करना था और उन्होंने आके जब अपना अप्लाई करने के लिए मुझसे मशवरा किया, तो मुझे पता ये चला कि वो अपना स्पाउस वीज़ा लगवा के वापस चले गए थे पाकिस्तान, वहाँ पे काम शाम करते रहे जो कुछ भी था, और उसके बाद साल बाद 1.5 साल बाद वापस आए और फिर थोड़ा सा यहाँ पे गुजार के वो इंडेफिनिटली जाना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये बात मुझे मुश्किल लगता है कि चलेगी, लेकिन कमाल की चीज़, वो गए हैं वहाँ पे और उनको इंडेफिनिटली भी लगी। सो हर तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बट इस सिलसिले में मैं आपको जो एक सेफ मशवरा दूंगा वो यही होगा कि अप टू 3 मंथ्स वो बाहर रह सकते हैं, उसके बाद कोशिश करें कि वो यहीं पर आपके साथ रहें, ताकि आपका टाइम फ्रेम कहीं पे भी इतना ज़्यादा ना हो कि आपको 5 साल की बेस पे इंडेफिनिट लीव मिलने के बजाय एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़े।
ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी, मेरे आपसे ना 3 सवाल हैं। बताएं। एक तो ये कि मेरी फ्रेंड ने इंडेफिनिट अप्लाई करना है ना अभी, तो वो ये पूछ रही थी कि वो विंडो पे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती है। किस और बेस पे अप्लाई करना दूसरा है जी उन्होंने? उसके पास रेफ्यूजी लीव टू रिमेन है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये है कि जब वो एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगी तो वो भी विंडो पे अप्लाई कर सकती है या नहीं। और तीसरा सवाल ये है बुखारी भाई कि जब वो इंडेफिनिट अप्लाई करेगी तो वो बच्चों के जो है वो पासपोर्ट के लिए फौरन अप्लाई कर सकती है इंडेफिनिट के बाद, बच्चों का पासपोर्ट अपना नहीं, क्योंकि बच्चे भी उसी के डिपेंडेंट हैं। बच्चे उनके यहीं पे पैदा हुए हैं कि बाहर पैदा हुए थे? नहीं, नहीं, बच्चे उसके पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ओके चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। नंबर 1 जी, आपने जो पूछा कि उनको रेफ्यूजी स्टेटस के बाद ILR के लिए वो जाना चाहती हैं, तो क्या वो विंडो पे जाके अप्लाई कर सकती हैं? मुझे मुश्किल लगता है कि विंडो वाले अप्लाई करने देंगे उनको, लेकिन ये है कि ये चीज़ें चेंज करते रहते हैं, वो अपने जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। सो बेहतरीन तरीका ये है कि वो फ़ोन करके होम ऑफिस से पूछ लें कि जी वो रेफ्यूजी स्टेटस से जाना चाह रही हैं, क्या उनको प्रीमियम सर्विस मिल सकती है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी अलाउ की गई हैं जिनके ऊपर पहले अलाउड नहीं होता था प्रीमियम सर्विस के लिए जाना, लेकिन अब उन्होंने कर दिया। सो हो सकता है इसके अंदर भी उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए। मैंने खुद पर्सनली अभी तक किसी के लिए अप्लाई नहीं किया, सो आई डोंट नो कि उनको रेफ्यूजी स्टेटस के लिए सेम डे पे वो विंडो पे जाके अप्लाई कर सकती हैं नहीं। सो बेस्ट चीज़ यही है कि वो वहाँ से उनसे पता कर लें। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने पूछा कि जी बच्चों का जब उन्होंने अपना इंडेफिनिट लीव उनको मिल जाती है, उसके बाद जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो विंडो पे जा सकती है कि नहीं? वो हरगिज़ नहीं होगा जी, बिकॉज जो पासपोर्ट वाला काम है वो सिर्फ पासपोर्ट वाला काम नहीं है, उससे पहले उनको नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा। नेचुरलाइजेशन उनकी एक फॉर्म के ऊपर होगी, उसके साथ फीस लगेगी, वो जाएगा फॉर्म, उसके बाद वो 5-6 महीने जो भी टाइम उसके ऊपर लगाएंगे, वो लगाने के बाद फिर उनको नेचुरलाइजेशन मिलेगी। जब नेचुरलाइजेशन हो जाती है फिर वो पासपोर्ट के लिए जाके अप्लाई कर सकती हैं, और उसके लिए भी विंडो पे जाके अप्लाई नहीं होता, उसका भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है, तो उनको उसी तरह से करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने आपने पूछी कि जी जो बच्चे हैं वो उनके डिपेंडेंट्स चल रहे हैं, क्या उनको इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद फ़ौरन वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जी। जब फैमिली ने पूरी ने अप्लाई करना है नेचुरलाइजेशन के लिए, और उस वक्त उनको बच्चों को भी रजिस्टर कराया जा सकता है, बिकॉज जब इनके जो भी इनका टाइम यहाँ पे गुजर रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, सिंपल बात यह है कि 5 साल जब आपके इंडेफिनिट लीव के हो जाते हैं, 5 साल जब आपके लीगल स्टेटस के हो जाते हैं, उसके बाद इंडेफिनिट लीव आपको मिलती है, उसके 1 साल के बाद आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सो उससे पहले तो आप ऐसे भी नहीं करते। तो ये मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पूरी फैमिली इकट्ठे ही अप्लाई करें जाके, जब इनका टाइम कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी बुखारी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत जी। अच्छा बुखारी साहब, मैं तकरीबन 2 वीक से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने काफी देखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। अच्छा, मेरे ना 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली। बताएं। मैंने लास्ट तकरीबन 18 मंथ पहले मैंने शादी की थी यूरोपियन नेशनल से, हाँ, और मैंने पिछले साल मई में अपना वीजा अप्लाई किया था, तो आफ्टर 2.5 मंथ वो चेक करने आए थे होम ऑफिस, लेकिन मेरी जो मिसेज थी वो तकरीबन 1 वीक पहले या 4 दिन पहले गई थी, अपने कंट्री में गई थी। हाँ, इस बेस पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हम कोर्ट में गया, तो कोर्ट में मेरा जो एडवोकेट था उसने मेरे डॉक्यूमेंट से एम्प्लॉयमेंट के मिस हो गए, मेरी मिसेज के, अच्छा तो कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया था। फिर हम अपर ट्रिब्यूनल में गए, लेकिन हमें परमिशन ना मिली अपील की। फिर अभी मेरी अपील पेंडिंग में नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मुझे होम ऑफिस ने पुलिस ने पकड़ लिया, होम ऑफिस ने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे 7-10 दिन का टाइम दिया है कि आप अपनी एप्लीकेशन डालें, तो जो भी करना है आप करें, अदरवाइज आप उनको रिमूव कर देंगे हम जी। तो अभी मैं ये बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं फ्रेश एप्लीकेशन डालता हूँ अगर, तो उसमें क्या चांसेस है मेरे कि मेरा केस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और साथ में मुझे पाकिस्तान में मतलब कुछ प्रॉब्लम भी है। मैं असाइलम अगर अप्लाई करता हूँ तो असाइलम मेरे लिए बेटर रहेगा या ये बेटर रहेगा? अगर असाइलम करता हूँ तो साथ में मेरा ये स्टेटस बरकरार रहेगा शादी वाला, या मेरी जो फैमिली मेंबर वो खत्म हो जाऊंगा मैं, यूरोपियन फैमिली मेंबर? अच्छा। और तीसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आफ्टर 5 ईयर अगर इसी तरह मेरा स्टेटस चलता रहता है, तो उसके बाद मुझे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा शादी की बेस पे? क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, 5 साल में गुजारता हूँ उसके साथ, वीजा नहीं मुझे देती, तो उसके बाद मुझे क्या स्टेटस होगा मेरा आफ्टर दैट? ओके, अच्छा चलें, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम सर। अब आप गौर से सुनिए क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें करूंगा अभी आपके साथ। पहली चीज ये याद रखें,
आपने बताया कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई इस वजह से कि वो इंटरव्यू के लिए आपके घर पे पहुंच गए और आप लोग घर पे दोनों मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो सिर्फ ये बात नहीं होती कि वाइफ आपके घर पे नहीं थी, वो आगे चेक क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जी आप लोग रहते किधर हैं, उनके कपड़े पड़े हैं कि नहीं, आप सोते किधर हैं, आपकी और कोई फोटोग्राफ्स पड़ी हुए हैं कि नहीं, आपकी कोई लाइफ की आपके कोई सबूत ऐसे मिले कि जिससे पता चले कि आप दोनों इकट्ठे रहते हैं। अब ठीक है, कई दफ़ा होम ऑफिस वाले बड़े बोंगियाँ मारते हैं ज़बरदस्त किस्म की, और सब कुछ होते हुए भी फिर भी कहते हैं कि नहीं जी ये एक चीज़ ठीक नहीं थी तो इसलिए हम नहीं मानते। अब जिस तरह एक केस के अंदर ऐसा हुआ था मेरे पास कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, उनका केस भी चल रहा है, उनकी हर तरह के एविडेंस मौजूद हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। शी हैड एक्चुअली गॉन अवे, थोड़ी देर के लिए वो गई हुई थी। ये लोग अनअनाउंस्ड आए हैं, अब वो पीछे से घर पे नहीं थी। उन्होंने आके क्या किस चीज़ पे फैसला किया कि जी बाहर सोफे पे सिटिंग रूम में एक सोफा बेड था, वहां पे उस सोफे पे वो बेड खुला हुआ था और वहां पे एक किताब पड़ी हुई थी और उसके बंदे की ग्लासेस पड़ी हुई थी, जिससे पता ये चलता कि ये बाहर सो रहा था। बस इस बात पे उसको रिफ्यूज कर दिया। बाबा वो बंदा अकेला रह रहा है वहां पे, बीवी उसकी है नहीं वहां पे, तो सो व्हाट अगर वो सिटिंग रूम में सो रहा है। लेकिन ऐसे एक पॉइंट लेके उसके पर उन्होंने केस को रिफ्यूज कर दिया, तो फिर अपील में जाके हमने उसको खैर जीत लिया था। बट ऐसी चीजें चलती हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कोर्ट से भी रिफ्यूज कर दिया गया। अब कोर्ट से आपने कह तो दिया कि जी वो वकील साहब से सिर्फ कोई एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए, ये कोई छोटी बात नहीं होती जी। आप कोर्ट में क्या करने जा रहे हैं जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिससे पता चले कि शी इज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स इन द यूके। ये वही बात है कि गाड़ी का वो शेल लेके आप बैठ गए, ना उसमें पहिए लगे हुए, ना उसमें इंजन लगा हुआ है, और आप स्टीयरिंग घुमा रहे कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। ऐसी बात तो नहीं होती। सो आपको ये सारी चीजें डाल के फिर ही बात बनानी है। अब आता हूं मैं आपके सवाल की तरफ कि आपने ये पूछा कि अगर आप नई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसके क्या चांसेस है। सिंपल बात यह है, भूल जाएं पहले क्या हुआ, भूल जाएं आपको होम ऑफिस ने क्या कहा, भूल जाएं कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ छोड़ दें। आप सिर्फ एक चीज देखें, अगर आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, अगर आपकी वाइफ वाकई आपके साथ रह रही हैं, अगर वाकई वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं यूके में, तो आपका स्टेटस बनता ही बनता है। आपको अगर रिफ्यूज करते हैं दोबारा अप्लाई कीजिए, अपील में नहीं जाने देते जुडिशियल रिव्यू में जाइए, क्योंकि जेन्युइन रिलेशनशिप को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। आपकी वीकनेस सिर्फ तब बनेगी जब आपका रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं होगा या आप उसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं लगा सकते। और पर्सनली माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा अपनी बिलीफ ये है कि अगर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आप प्रूव ना कर सकें, क्योंकि जब आप इकट्ठे रह रहे हैं तो आपके सारे प्रूफ्स बन रहे होते हैं, आपकी सारी चीजें मौजूद होती हैं। सो अगर कहीं पे वो चीज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी कोई एक वीकनेस है और उसको वीकनेस को आपने क्लियर करना है, उसको ठीक करना है। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको कोर्ट से भी रिफ्यूज कर दिया गया, सब कुछ हो गया, आप फिर भी नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपके 100% चांसेस फिर भी हैं उसको जीतने के। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा, जब आपने एप्लीकेशन करनी है उसमें जो जज के डिसीजन है, जो उसकी डिटर्मिनेशन है, उसमें से वो सारे पॉइंट्स निकालें जो आपके खिलाफ जाते हैं और वो सारे पॉइंट्स निकालें जो आपके फेवर में जाते हैं। जो पॉइंट्स आपके फेवर में हैं उनके ऊपर जोर डालें, जो पॉइंट्स आपके खिलाफ जा रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करें, और प्लस नया एविडेंस लगा के, नए डॉक्यूमेंटेशन लगा के कि जी शी स्टिल एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, शी स्टिल लिविंग विद मी, ये हमारा अभी भी जेन्युइन रिलेशनशिप है, उसकी बेस पे आपने अप्लाई करना है, ताकि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स एक नई एप्लीकेशन के लिए पूरी हों। कभी भी अगर आपका एक पुराना रिफ्यूजल हुआ है तो नई एप्लीकेशन पुराने रिफ्यूजल को रिफर किए हुए बगैर आपने नहीं करनी, बिकॉज अगर आप वो करेंगे तो पुराने रिफ्यूजल के पॉइंट सारे उठा के उसी की बेस पे आपको रिफ्यूज कर देते हैं। सो ये तो आपका दूसरे सवाल का जवाब हो गया। सॉरी, पहले सवाल का। दूसरा सवाल आपने पूछा कि अच्छा जी अगर ये मामला नहीं चल रहा तो आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप असाइलम करना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल असाइलम के हक में नहीं हूँ जी, क्योंकि अगर आप अभी असाइलम करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ये नजर आएगी कि जी ये बंदा आया पता नहीं कब से यहाँ पे रह रहा है और उसके बाद इसने अपनी यूरोपियन नेशनल शादी के ऊपर इसने एप्लीकेशन डाली, वो भी रिफ्यूज हो गई। अब ये कोई और चीज ट्राई करने जा रहा है, और वो और चीज क्या है, अब ये असाइलम की तरफ जा रहा है। अगर वाकई खतरा था तो उसने पहले दिन क्यों नहीं आके किया, अगर वाकई खतरा था तो उसने पहले क्यों नहीं असाइलम क्लेम किया। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी असाइलम के अंदर। सो मैं असाइलम के ऊपर तो कुछ बहुत ज्यादा कीन नहीं हूं आपके केस के लिए। तीसरा पॉइंट आपने पूछा कि जी अगर 5 साल गुजर जाते हैं और आपके ये जो वीजा आपको नहीं देते और ऐसे ही चलता रहता है, पहली बात तो ये कि 5 साल गुजारने बहुत बड़ी बात है जी। क्या आपने 5 साल गुजार दिए और अभी तक आप अपना स्टेटस नहीं ले सके, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी कि आप बिल्कुल ही जेन्युइन मैरिज में नहीं है, तब तक आपको ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी जेन्युइन मैरिज है तो फिर ये आपका टाइम गुजरना चाहिए। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको सुन के हैरानगी हो। अगर आपके 5 साल गुजर भी जाते हैं
और आपकी वाइफ आपके साथ रह रही हैं एंड थ्रू आउट शी हैज बीन एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, अगर आपकी डेट ऑफ मैरिज पे आप दोनों इकट्ठे रहने शुरू हुए, इकट्ठे रहते रहे, वो ट्रीटी राइट्स थ्रू आउट यूज करती रही हैं, एक्सरसाइज करती रही हैं, तो जब आपके पूरे 5 साल होते हैं शादी को, आप सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंस। अब उसके लिए आपको तमाम एविडेंस लगाना पड़ेगा पिछले 5 साल का कि जी ये मेरा एविडेंस है जो शो करता है कि मैं थ्रू आउट जहां पर रहा हूं। क्योंकि भूलिए मत, ये जो आपको वीजा 5 साल का वो इशू करते हैं, ये वीजा नहीं होता, ये आपकी कॉन्फर्मेशन होती है आपके उस राइट की जो आपकी यूरोपियन शादी करके आप अपने स्पाउस की बेस पे हासिल कर लेते हैं। सो आपका वो टाइम शुरू हो चुका है। 18 महीने जो आपने अभी बताया कि शादी को आपके हो गए हैं, अगर आपकी वाइफ थ्रू आउट ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रही है, ठीक है, अभी आप प्रूव नहीं कर सके, लेकिन अगर कल को जाके आप ये चीजें प्रूव कर सकते हैं कि भाई पहले एविडेंस लगाया नहीं था, है तो सही, एविडेंस मौजूद तो है, वो घर पे नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि शादी जेन्युइन नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो इन थियोरी अगर आप 5 साल के बाद भी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये सारे 5 साल का पीरियड जो है उसमें दिखा सकें कि आप लोग जेन्युइन मैरिज में रहे हैं, इकट्ठे रहते रहे हैं, आपकी आगे भी इकट्ठे रहने का इरादा है, और आपकी वाइफ थ्रू आउट अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रही है। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो 5 साल की बेस पे आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि और मुश्किल होगा उसे प्रूव करना। माय सजेशन इज कि अभी आपको वो जो कॉन्फर्मेशन चाहिए वो भी आप ले लीजिए। आप फौरन अपनी वाइफ के साथ मिलके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, जो जो आपकी चीजें होनी चाहिए एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको पूरा कीजिए, और एक नई एप्लीकेशन डालें और उसके अंदर पुराने रिफ्यूजल का, जज के डिसीजन का, तमाम चीज़ों का आप जवाब दीजिए और फिर वो एप्लीकेशन करें। और फिर भी अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज की जाती है तो फिर आपके पास जुडिशियल रिव्यू का जवाब बनता है जिसमें आप जाके आर्ग्यू कर सकते हैं केस को। इंटरेस्टिंग केस है आपका। इसमें मैं यही कहूँगा कि प्रोवाइडेड आपकी शादी जेन्युइन है, आप इसको पूरा फाइट कर सकते हैं। सो मेरी नज़र में, मेरे मशवरे में आपको ज़रूर इसको फाइट करना चाहिए।